हेलो एवरीवन। इंग्लिश के अंदर जब हम ग्रामर सीखने चलते हैं तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें सीखने होते हैं। तो ग्रामर में आपको जो टॉपिक्स पता होने चाहिए, कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरह पता होने चाहिए, कुछ टॉपिक्स की सिर्फ एक ओवरव्यू पता हो तब भी काम करता है। तो एक लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक आपका होता है टेंसेस, एक टॉपिक होता है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, एक टॉपिक होता है नॉन फाइनाइट्स, एक आपका टॉपिक होता है नरेशन, एक आपका टॉपिक होता है क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। ये हमारे टॉपिक्स होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 टॉपिक्स, ये आपके एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, और ये आपको इसके अंदर इसे आने के बाद में आपको एक आपके इंग्लिश का इतना अच्छा बेस तैयार हो जाता है। इनकी अपनी बहुत डिटेल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, अच्छा एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उन 8 कैटेगरीज को बोलते हैं, उन 8 भागों को, उन 8 कैटेगरीज को बोलते हैं जिनके अंदर हम, जिन कैटेगरीज में हम वर्ड्स को रखते हैं। एक वर्ड या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या वर्ब का काम करेगा, या एडवर्ब का काम करेगा, या कंजंक्शन का, या प्रीपोजिशन का। एक वर्ड कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। वो वर्ड या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। तो उस वर्ड को हम किस ग्रुप में डालें? तो वो कितने ग्रुप है हमारे, जिनके अंदर, जिन ग्रुप में हम वर्ड्स को रखते हैं? तो हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप हैं। तो वो वर्ड्स जो है ना, वो 8 ग्रुप्स, वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन आ गया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और आपका कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंसेस आप जानते हैं, टेंस का मतलब होता है टाइम। तो आपको पता है कि एक हमें अपनी बात को पास्ट में किस तरह कहना है, अपनी बात को प्रेजेंट में किस तरह कहना है, अपनी बात को फ्यूचर में किस तरह कहना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं टेंसेस के अंदर। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अगर हमें काम के करने वाले को पहले मेंशन करना होता है, काम के करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो हम एक्टिव वॉइस के रूल्स अप्लाई करते हैं। और अगर हमें काम के करने वाला, काम किसने किया ये इंपॉर्टेंट नहीं, काम हुआ नहीं हुआ, काम इंपॉर्टेंट होता है, तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये भी टेंसेस के ही 2 पहलू हैं। टेंसेस एक कॉइन है, एक सिक्का मान लीजिए, और एक सिक्के के 2 पहलू, एक पहलू और दूसरा पहलू। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस टेंसेस के ही 2 पहलू की तरह आप मान लीजिए। फोर्थ आपका टॉपिक है नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स, जब वर्ब्स पढ़ते हो तो वर्ब 2 टाइप की होती है। वर्ब को हम डिफरेंट एंगल से डिफरेंटली कैटेगराइज करते हैं। वर्ब को हम जब हम कैटेगरी बांटते हैं तो हम बोलते हैं कि वर्ब्स हमारी रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। कभी हम बोलते हैं कि वर्ब्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और कभी हम बोलते हैं वर्ब्स हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो जब भी हम टेंसेस पढ़ते टाइम, जब भी हम रूल्स और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जब जो सब्जेक्ट के बाद में हमने जो वर्ड यूज़ किया, तो हमारा इशारा किस वर्ब की तरफ होता है? हमारा इशारा इस तरफ नहीं होता है, हमारा इशारा फाइनाइट वर्ब की तरफ होता है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके बारे में डिफरेंस पता होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिफ्थ आपका टॉपिक है नरेशन। नरेट का मतलब होता है बात को बताना। हमारी किसी से क्या बात हुई, उस बात को अगर हम उसको हम अगर अपने घर पर आकर बताते हैं या किसी और को बताते हैं, थर्ड पर्सन को, तो हमारी बीच में क्या बात हुई, हम एज इट इज़, ज़रूर नहीं हम एज इट इज़ वर्ड्स जो हमने उससे बोले थे सेम वर्ड्स कॉपी पेस्ट करें, बल्कि हो सकता है कि हमने वहाँ वर्ड्स कुछ और यूज़ किए थे, लेकिन हमने वहाँ से वो वर्ड नहीं उठाया, बल्कि उस मैसेज को हमने दूसरे बंदे को बताया, लेकिन अदर वर्ड्स में।
तो उसको कहते हैं नरेशन, यानी बात को कहीं हुई हुई दो आदमियों के बीच की बात को हमने तीसरी जगह बताया, तो वो हम डायरेक्ट उन्हीं वर्ड्स में नहीं बोलते हैं, हम अदर वर्ड्स में बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नरेशन। कभी कभी में हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। कभी कभी हम उस बात को सुनते हैं और उस बात को अपने वर्ड्स को चेंज करके बताते हैं दूसरे बंदे को, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है इस टॉपिक के अंदर। आपका 6th टॉपिक है क्लॉजेस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसकी नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। कभी कभी हम कोई एक बात को अभी हम पूरी भी नहीं कही और हमने सोचा बात पूरी हो गई, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। मेनली राइटिंग में ये मिस्टेक्स होती हैं। स्पीकिंग में तो अंदाज़ा हो जाता है, आमने सामने बात कर रहे होते हैं तो हो जाता है, लेकिन राइटिंग में ये मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं क्लॉजेस, फ्रेजेस न जानने की वजह से। 7 हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? हिंदी में आपने सुना होगा अलंकार होते हैं, अलंकार। तो अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिगर्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अलंकार में क्या होता है? अलंकार का काम होता है, अलंकार कुछ ऐसे नहीं कि बाहर अलंकार जो है एक बात को कहने का खूबसूरत अंदाज होता है। कभी कभी हम बात को अपनी बात में एक फोर्स पैदा करने के लिए, अपनी बात में एक खूबसूरती पैदा करने के लिए या ज़ोर पैदा करने के लिए हम बात को थोड़ा अलग ढंग से कहते हैं। तो वो जो अलग ढंग से हमने बात को कही, उस अलग ढंग को हम बोलते हैं। उस अलग ढंग से बोलने के लिए हमने कुछ अलग वर्ड्स यूज़ किए, हमने बात को अलग ढंग से कही। तो उस अलग ढंग से क्यों क्या हमने बात को फोर्स करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं हमने अपनी लैंग्वेज को अलंकृत किया, हमने लैंग्वेज को ब्यूटीफाई किया, हमने लैंग्वेज में कोई के अंदर फोर्स पैदा की। तो ये होता है। सपोज कीजिए मैं किसी से कहूँ कि मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। ऑब्वियसली 1000 बार समझाया, 1000 बार कोई किसी को नहीं समझाता है, लेकिन हमने बोला 1000 बार समझाया है, तो अब हमने बात को कहने के ढंग को बदला। तो हम कहेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर हाइपरबली यूज़ किया गया है, एग्जैजरेशन किया गया है, बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कहते हैं कि सपोज कीजिए कि तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया, तो अब बातें एक दिल को कैसे चीर सकती हैं? कोई तलवार या छुरी तो है नहीं जो अंदर घुस जाएगी, लेकिन हमने बातों को एक तरीके से जान डाल दी है और हमने उससे कुछ और काम करा लिया है। तो इसको करते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हम किसी बोलते हैं वो आदमी शेर है, तो क्या मतलब है शेर है? आदमी शेर कैसे हो सकता है? लेकिन हमने शेर कहने की तरफ हमारा इशारा है कि ये बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहादुर है। तो जब हम बात को अलग ढंग से कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ कर रहे हैं, अलंकार यूज़ कर रहे हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो अब ये सारे टॉपिक्स हम डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये खुद एक ऐसा टॉपिक है, इसको कम से कम 1 महीना चाहिए। इसके अंदर आपको अगर हम छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, हाफ आवर की अगर वीडियो बनाएंगे, तो इसमें हमें कम से कम 15 वीडियोस जो है हमें लगेंगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपको 20 आवर्स इसको देने होंगे। 20 आवर्स कम से कम आपको इसको देने होंगे। अब हाफ आवर की वीडियो बनेगी तो 40 वीडियोस इसमें बनाई जा सकती है, एक बड़ी सी वीडियो भी बनाई जा सकती है। टेंसेस है, इसकी अपनी एक बहुत बड़ी डिटेल है। अच्छा, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको ये देखना है कि कोई भी सेंटेंस जो गिवन सेंटेंस है उसके अंदर क्या मिस्टेक है। तो मेनली मिस्टेक जो है वो मोस्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच की होती हैं। क्योंकि कोई नाउन है वो नाउन कलेक्टिव नाउन है। सपोज करो जैसे कि हमने कहा लोग। अब कभी हम कलेक्टिव नाउन को प्लूरल वर्ब देते हैं, कभी कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर वर्ब देते हैं। तो हमने कहा लोग, तो हम कहते हैं वहाँ लोग खड़े हैं, प्लूरल यूज़ किया। और कभी हम बोलते हैं कि एक बड़ी भीड़ जा रही है नहीं बोला, जा रही है। तो वहाँ पर हमने भीड़ को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया, जबकि भीड़ का मतलब लोग होता है। तो इसी तरह तो इसकी अपनी एक बहुत बड़ी डिटेल है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह डिटेल में सीखना, ये आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको बहुत बेनिफिट करता है। हर चीज़ अपनी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेंस को अपना एक अलग कई सारी वीडियोस चाहिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये अपने आप में अलग इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसकी अपनी डिटेल्स हैं।
कुछ और नॉन फाइन आर्ट्स है, ये सारे टॉपिक कमाल के टॉपिक हैं और डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। लोगों को लगता है कि नरेशन डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है, डेली लाइफ में यूज़ होता है। और ख़ास तौर से जब हम जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल के कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, अब देखते हैं उनकी बुक में स्टोरीज़ होती हैं। इस स्टोरीज़ के लास्ट में जो सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह देने होते हैं आपको। आपके क्वेश्चन के आंसर, आपने किसी ने पूछा कि सपोज़ करो एक सीता और गीता की बात चल रही है, तो कि हमने उसमें क्वेश्चन चैप्टर के अंदर था कि सीता ने गीता से पूछा तुम कहाँ जा रही हो। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सीता ने गीता से क्या पूछा, तो आप आंसर में ये नहीं लिखोगे कि सीता ने गीता से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, बल्कि हम आंसर को इस तरह लिखेंगे कि सीता ने गीता से पूछा कि वो कहाँ जा रही थी। ठीक है, तो आंसर को हमेशा हर चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिखने के लिए हमें नरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नरेशन नहीं आते, इसका मतलब ये है कि आप जो क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग वे में दे रहे हो। लॉजिकली आपने जो बात बतानी थी वो बता दी, लेकिन जो आपका जो इंग्लिश ग्रामर का जो एक रूल्स हैं, जो पैटर्न है, और जिस तरह नेचुरली बात को कहना चाहिए आपने उस तरह नहीं कहा। तो नरेशन की नॉलेज ये 5th क्लास के बच्चे को, 6th के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के, 12th के बच्चों को सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि नरेशन की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। स्पीकिंग में पड़ती है, राइटिंग में पड़ती है। क्लॉजेस, फ्रेजेस ये अपनी जगह बहुत ही कमाल के टॉपिक्स हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच ये अपनी जगह। तो हर चीज़ जो है हमें टॉपिक्स देखने हैं और अपनी सारी वीडियोज़ में हम इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको पूछनी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो उसमें हम उस टॉपिक को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था। थैंक्स फॉर योर टाइम।